आपको मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की कहानी बताएंगे, जिसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। सैफ अली खान के परिवार और मुंबई पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे असल में चोरी का मकसद था। यह जो व्यक्ति है, यह चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में आया था। सैफ अली खान मुंबई में बांद्रा के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुल मिलाकर 12 फ्लोर्स हैं, यानी 12 मंजिलें हैं। इनमें सैफ अली खान का अपार्टमेंट सबसे ऊपर 11वीं और 12वीं मंजिल पर है और असल में उनके पास 3 फ्लोर्स हैं। 11वां, 12वां और 13वीं फ्लोर पर असल में छत है, टेरेस है, वो भी उन्हीं के पास है। और आरोपी ने सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, वो असल में आग लगने पर इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी वाली सीढ़ियां होती हैं, जो आप तस्वीर में यहां पर देख सकते हैं। हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, एक सीढ़ियां अलग से बनाई जाती हैं कि अगर उस बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। इस शख्स ने भी उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस को लगता है कि आरोपी को शायद इस बात की जानकारी पहले से थी कि इस बिल्डिंग में उसे कहां पर जाना है और कैसे जाना है। हो सकता है उसने अपना पूरा होमवर्क पहले से करके रखा हो। जब सैफ अली खान की मेड ने इस आरोपी को घर में देखा तो उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति ने चाकू दिखाकर इस मेड को चुप करा दिया। इस दौरान एक और मेड आई जो घर में ही मौजूद थी और उसने इस आरोपी से पूछा कि वो चाहता क्या है। इस पर इस आरोपी ने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। यह घटना भी उस कमरे में हुई जिसमें सैफ अली खान के बच्चे तैमूर और जहांगीर रहते हैं। और इस शोर को सुनकर जब सैफ अली खान अपने बच्चों के कमरे में आए तो उस आरोपी ने सैफ के ऊपर ही हमला कर दिया। और इस हमले में सैफ अली खान को शरीर पर 6 जगह चोटें आई हैं, जिनमें 2 चोट काफी गंभीर बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सैफ उस आरोपी को पकड़ नहीं पाए और देर रात 2:30 बजे हुई इस घटना के बाद सैफ अली खान और उनकी मेड को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेड पर भी चाकू से हमला किया। अब आप ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आज खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन सारे लोग आज सैफ के बारे में ही जानना चाहते हैं। और सैफ अली खान के साथ साथ बांद्रा भी आज ट्रेंड कर रहा है। बांद्रा वो जगह है जहां पर सैफ अली खान रहते हैं। मुंबई में एक जगह का नाम है बांद्रा। मुंबई वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बांद्रा वो इलाका है जिसमें मुंबई के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स रहते हैं। सैफ अली खान पर यह हमला उनके जिस घर पर हुआ, वो घर बांद्रा इलाके में ही है। इससे पहले इसी बांद्रा में 12 अक्टूबर 2024 को पूर्व विधायक और सलमान खान के बड़े करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले इसी बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने गोलियां चलवाई थी। वो भी सलमान खान भी इसी इलाके में रहते हैं। और हाल ही में सलमान खान ने बांद्रा में ही अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास अभी लगवाए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तो ये सारे जो बड़े लोग हैं, ये इसी बांद्रा इलाके में रहते हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, या बाकी के जो लोग हैं वो भी। और यही कारण है कि लोग आज सोशल मीडिया पर ये लिख रहे थे कि ये सारी घटनाएं बांद्रा में ही क्यों हो रही हैं। अब देखिए, बांद्रा इलाके में कौन कौन रहता है। बड़ा वीआईपी इलाका है ये। यहां पर शाहरुख खान रहते हैं, आमिर खान रहते हैं, रणबीर कपूर रहते हैं, संजय दत्त यहां पर रहती हैं, मशहूर अभिनेत्री रेखा और उनके जैसे और कई बड़े फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज इसी बांद्रा इलाके में रहते हैं। और अब इसी वजह से बांद्रा आज ट्रेंड कर रहा है। और ये सारे जो आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज और बड़े फिल्म कलाकार, इनमें से बहुत सारे लोगों ने आज लिखा है कि भाई बांद्रा जो है असुरक्षित होता जा रहा है, बांद्रा में कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों होती जा रही है, इन्हें बांद्रा में रहते हुए अब डर लग रहा है। और अब इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में ऐसी कोई घटना हो
और उस पर नेता ना कूद पड़े उसमें और राजनीति ना हो। तो अब विपक्ष के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं को डराकर यहां से फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है, ताकि ये सारे जो एक्टर्स हैं ये खुद आपको महाकुंभ लेकर चलते हैं और आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के विपक्षी नेता महाकुंभ के आंकड़ों को फर्जी क्यों बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के उन आंकड़ों को फर्जी बताया है जिनमें 13 और 14 जनवरी को 5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया था। अखिलेश यादव का कहना है कि किस सरकार ने इन आंकड़ों को जारी किया है और इन आंकड़ों को जारी करने से पहले लोगों को कोई गिनती नहीं की गई और अब भी दूसरे राज्यों और जिले से प्रयागराज में जो ट्रेनें आ रही हैं वो सारी ट्रेनें खाली चल रही हैं और ये जो संख्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बता रही है अपनी सफलता दिखाने के लिए, ये आंकड़े गलत हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उनमें चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। प्रयागराज में जब भी कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब इसमें देश भर से हमेशा ही करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, लेकिन यह पहली बार है जब विपक्षी नेता इस आयोजन में आने वाली भीड़ के आंकड़ों के भी सबूत मांग रहे हैं और इन आंकड़ों पर भी शक जता रहे हैं। वर्ष 2013 में जब खुद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ हुआ था, तब उसमें भी 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे और अकेले मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ लोगों ने उस समय के पूर्ण कुंभ में पवित्र स्नान किया था। यह तब की बात आपको बता रहे हैं जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, लेकिन आज वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों के लिए प्रयागराज के संगम में स्नान करना संभव है ही नहीं और सरकार लोगों को झूठे आंकड़े दिखा रही है। और पीछे चलते हैं, वर्ष 2001 में भी जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ तब भी उसमें 7 करोड़ हिंदू श्रद्धालु शामिल हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2010 में जब हरिद्वार में 4 वर्षों के बाद होने वाले कुंभ मेले का आयोजन हुआ था उसमें भी 10 करोड़ लोग शामिल हुए थे और फिर वर्ष 2016 में जब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन हुआ उसमें भी 7 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इससे यह पता चलता है कि जब देश में विपक्षी दलों की सरकारें थीं तब भी महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे थे, लेकिन उस समय इन आंकड़ों पर कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन आज विपक्षी नेता इन आंकड़ों पर शक जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बिना लोगों की गिनती किए ही महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों के गलत आंकड़े जारी कर रही है। और यहां जैसे ही उन्होंने मीडिया को यह बताया कि वो IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद अब एक साधु बन गए हैं, तो उनकी कहानी वायरल हो गई और अब हर कोई पूरे देश में उनके बारे में जानना चाहता है। Went through the grind of acquiring the highest available, one of the highest available in the world, not only India में नहीं विश्व में IIT का क्वालिटी है। वो IITओ में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे IIT, उसमें भी he was in the first 500 or 600 ranker, coming from a small area and 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं IIT हाई बोल के फिर IIT में घुस डन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जरा सोचिए, अगर अभय सिंह IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद आज किसी बड़ी कंपनी में एक नौकरी कर रहे होते तो शायद उनके बारे में कोई नहीं जानता, चाहे कितने भी सफल हो गए होते, अच्छे घर में रहते, अच्छी तनख्वाह पा रहे होते, अच्छा परिवार होता, तब भी शायद आप उनकी ये कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन ये सब छोड़ने के बाद अब उनकी कहानी वायरल हो रही है और अगर वो कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भी कर लेते, कोई बहुत बड़ी खोज भी कर लेते, तब भी इस देश के लोग उनके बारे में जानना नहीं चाहते। अब देखिए कि अभय सिंह का परिवार उनके बारे में क्या कहता है। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से एक वकील हैं, वो हरियाणा में रहते हैं और उनका कहना है कि अभय सिंह जब डिप्रेशन में थे तब उन्होंने इलाज भी उनका करवाया और उस समय डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि वो डिप्रेशन से निकलकर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभय सिंह ने अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ लिए, अपने पिता और परिवार के बाकी लोगों के फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया और
उनका परिवार आज भी उनके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा ज़्यादा प्रेशर व्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा कर